हमने अभी प्रिंटर पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने 2D प्रिंटर पढ़ा था। तो 2D का मतलब आपके पास होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। फिर जो आपके पास इसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आता है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर का सिंपल सा काम क्या है भाई, कि इट क्रिएट्स अ 3D ऑब्जेक्ट बाय प्रिंटिंग मल्टीपल लेयर्स। अब ये करता क्या है, एक बॉक्स बना हुआ होता है, मैं आगे उस पर आ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ क्या होता है। 3D प्रिंटर ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसको आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। अच्छा, आज तक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एएम के बारे में कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन अगेन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमें नहीं पता, आ सकता है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपके पास इसी को 3D प्रिंटिंग को कहते हैं। refers to the process used to create a three-dimensional object in which layers of materials are formed under computer control to create an object। अच्छा, 3D प्रिंटर की अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आपको बताऊं, तो इस तरह का एक बॉक्स होता है। जैसे देखो लेफ्ट साइड पे भी आपको वो बताई हुई है ना, बल्कि यहाँ पे बनी हुई डायग्राम, इसी को देखते हैं। अब देखें, ये आपके पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आपके पास एक ऊपर मशीन दी हुई है, सही है। और इस मशीन के अंदर आपके पास बहुत सारे जो है यहाँ से आउटपुट्स निकलेंगे, बहुत सारी रेस निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स निकलेंगी। और कोई एक मटेरियल यूज हो रहा होगा इन लेयर्स के लिए। अब यहाँ से इसको करंट पास हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक इमेज ऐड हुई हुई है, 3D इमेज। कौन सी इमेज बनानी है आपको, ये उन्होंने स्टोर की हुई है ऑलरेडी सिस्टम में। माइक्रो प्रोसेसर्स को कमांड दे रहा है आगे, और यहाँ से ये थ्रो कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, इस बेस पे। इस बेस पे अगर अब देखो आपके पास जितने भी आप कोई भी स्क्रू पिक कर रहे हो, कोई भी बाइक का या गाड़ी का बोल्ट पिक करो, या आप कोई भी, जितना भी बाइक और गाड़ियों में सामान लगता है ना, जिसमें सिलेंडर्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, नट्स होते हैं, वॉशर्स होते हैं, या वो क्या लगता है, हाथ से बनते हैं? हाथ से थोड़ी बनते हैं। ये सब 3D प्रिंटर बनाता है। ये सब जो है ना, छोटी छोटी चीजें जितनी भी आपके पास, बॉब होता है, बॉब बॉब भी 3D प्रिंटर बनाता है। और इसके अलावा जितने भी स्फेरिकल्स होते हैं वो भी 3D प्रिंटर बनाता है। जितने भी आपके पास स्क्रूज होते हैं, नट्स बोल्ट जो होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये गाड़ियों में जितने भी स्क्रूज लगते हैं ये भी 3D प्रिंटर बनाता है। ठीक है, बाइक के अंदर इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, आगे अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स संभाल रही होती हैं, अंदर के जो है वॉल्व वॉल्व लगे हुए होते हैं। हेड हेड सर ये एक सिर्फ आपके प्लास्टिक पास। की चीजें बनाता है या इवन नहीं मेटल नहीं, और? ये सब बनाता है, मेटल प्लास्टिक सब कुछ। तो अंदर अच्छा। वॉल्व्स लगे हुए होते हैं गाड़ियों के, बाइकों के। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, जो हम हाथ से कार्व नहीं कर सकते, वो मशीन कार्व करती है। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके जो है मेन, मैंने एक दो हमने एग्जांपल्स इसके पढ़ी। द टर्म 3D प्रिंटिंग refers to process that deposits a binder material onto a power bed with printer heads layer by layer। ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें एडिट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूजेस पे आते हैं इसके। यूजेस इसके बहुत सारे यूजेस, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल यूज बहुत बड़ा यूज है। अच्छा, प्रोस्थेटिक लिम्स मेड टू एग्जैक्टली फिट द रेसिपिएंट। आपने देखा है जो बेचारे हादसात में जिनका हाथ टूट जाता है, जिनके पाँव टूट जाते हैं, जिन बेचारों की हड्डियां टूट जाती हैं अंदर, उनके बाकायदा उनकी जो हड्डियों की जगह पे मेटल रॉड्स डाली जाती हैं। हाथ टूट जाते तो उनका एक, उनको आर्टिफिशियल हैंड दिया जाता है, उनको आर्टिफिशियल फिंगर्स दी जाती हैं। तो रखो ठीक है ना, ऐसी अलग जगह अलग। पे, उठाओ, जी छोड़ो, जी। सारी चीजें उठा लो। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दो, माइक्रोफोन बंद कर दो। मैंने कितनी बार तुम लोगों को बोली बात कि घर में बात करा करो माइक्रोफोन बंद करके। अच्छा, प्रोस्थेटिक लिम्स की बात हमने करी ना, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, अलग अलग लिम्स बेचारे जिनके टूट जाते हैं, उनकी उनकी जो है कंस्ट्रक्शन होती है, सर्जरीज होती है। आइटम्स टू अलाउ प्रिसीजन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट। भाई मुंह के नक्शे लोगों के बिगड़ जाते हैं, मुंह के नक्शे, नाक टूट जाते हैं लोगों के, नोज ब्रेक हो जाता है। मैंने ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे सर्जरीज देखी, नोज की पूरी हड्डी टूट जाती है, लेकिन अगेन उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रॉपरली। ठीक है। द पार्ट्स मेड बाय दिस टेक्निक आर मोर प्रिसाइज। देखो बहुत ज्यादा प्रिसाइज जाना पड़ता है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अल्लाह की तख्लीक है, ठीक है ना, हम ह्यूमंस नहीं बना सकते। तो बिल्कुल कोशिश करा जाता है कि मशीन जितना एक्यूरेट हो सके करे, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो ओरिजिनल पार्ट जैसी तो नहीं बनेगी ना, लेकिन वो काफी हद तक उसमें कामयाब हो जाते हैं। एरोस्पेस, जो आपके पास यहाँ विंग्स पे वगैरह बनते हैं, ये कैसे बनते हैं विंग्स, और जितने अदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये इंसान हाथ से थोड़ी बना सकता है। ये बाकायदा 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू कार्व होते हैं, बाकायदा पूरा एरोडायनेमिक्स के ऊपर, उसके साइंस के सर, ऊपर, जो उसका पूरा जो आपका वो बनता है, आज विंग आपने बनता है। रिकॉर्डिंग ऑन की है? रिकॉर्डिंग ऑन करिए, बिल्कुल बिल्कुल करिए। मैंने ठीक शुरू है में भाई। कर दी थी, मैंने असल में शुरू में कर दी थी आज। हाँ, डराओ मत भाई, डराओ मत। अच्छा भाई, तो एरोस्पेस के अंदर जैसे हमने बात करी कि विंग्स बनाने के लिए अदर पार्ट्स, अच्छा उसके अंदर आपके पास इंजन के थ्रॉटल्स बनते हैं, फैंस बनते हैं, ये सब चीजें हाथ से नहीं बनाई जा सकती। ये सब कुछ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो जाती है। सही है। फैशन और आर्ट में
3D प्रिंटिंग आपके पास अलग अलग चीजें बनाने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल होम डेकोर्स और घर के फर्नीचर्स और घर की जो भी सजाने वाली चीजें वो सब 3D प्रिंटर्स बनाते हैं। मेकिंग पार्ट्स फॉर आइटम्स नो लॉन्गर इन प्रोडक्शन, सस्पेंशन पार्ट्स फॉर अ विंटेज कार। अच्छा, वो गाड़ियां जिनके पार्ट्स अब बन ही नहीं रहे, मतलब अब वो फैक्ट्रीज नहीं बना रही पार्ट्स, तो उसको बाकायदा ऑर्डर पे खुसूसी बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ये सब हमने जो है ये सारा आपका 3D प्रिंटर, तो 3D प्रिंटर पे आपके पास कोई बड़े सिनेरियो भी दे सकता है पूछने के लिए। ठीक है, फिर अब आती है चीज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है प्रोजेक्टर, एक होता है एलसीडी, खाली एलसीडी। एलसीडी का काम क्या है भाई? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपको नाम से पता लग रहा है इसमें आ रहा है क्रिस्टल, तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज होते हैं। तो भाई एलसीडी स्क्रीन आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स, दीज टाइनी क्रिस्टल्स। ये पुराना मॉडल है, इसके बाद फिर एलईडी आया था, सही है, एलईडी पे आते हैं। These tiny crystals make up an array of pixels that are affected by changes in applied electric field। अब ये देखो होता क्या है, ये देख रहे हो आपको, ये बहुत सारी स्क्रीन दिखा रहे हैं, इसके थ्रू गुजरती है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरती है बहुत सारी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरती है तो इसमें होते हैं पिक्सल्स बहुत सारे। अब इन पिक्सल्स के कलर्स होते हैं चेंज। हमने पढ़ा था ना, एक इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, मतलब आपके पास इसमें बहुत ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, एक रो में बहुत सारे होते हैं, फिर इस तरह एक कॉलम में होते हैं बहुत सारे। तो ये पिक्सल्स जो है आपके पास, इनके ऊपर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन पिक्सल्स को डिस्टर्ब करती है। इनके डिस्टर्ब होने की वजह से आपके पास स्क्रीन पे आपके पास डिफरेंट शेप्स निकलते हैं, डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एलसीडी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एलसीडी में क्रिस्टल्स यूज होते हैं, और क्रिस्टल्स जो है आपके पास बहुत सारे मिल के जो है ना आपका पूरा पिक्सल्स का एक एरे बना लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से डिफरेंट इसकी मूवमेंट होती रहती है, और मूवमेंट की वजह से हमारे पास कलर्स आते रहते हैं। तो ये पहले का काफी वो था। इसके बाद फिर नया लाया गया, इसके बाद फिर लाया गया एलईडी को। आपने देखा है मोबाइल की स्क्रीन होती है एलसीडी, एक होती है एलईडी। अब जितनी भी मोबाइल्स आ रहे हैं ना वो एलईडी बेस पे आ रहे हैं। पहले होता था एलसीडी, एलसीडी का जो आपको चेंज होने का खर्चा होता था वो भी कम होता था, वो इजी टू मतलब चेंज था, उसका लो कॉस्ट था। लेकिन एलईडी जो है वो महंगी होती है, ये एक्सपेंसिव है। एलसीडी इज चीप, एलईडी इज एक्सपेंसिव। अच्छा, एलईडी में क्या होता है? एलईडी के अंदर भी आपके पास करंट पास होता है, मैग्नेट जो आपके पास इलेक्ट्रिक जो है इसके फील्ड के जो वेव्स होती है वो ट्रांसफर होती हैं, लेकिन उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल की जा सकती है इजीली। और उसके अंदर आपके पास या तो रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा या तो ब्लू कलर होगा। By varying the electric current sent to each LED, its brightness can be controlled, producing a vast range of colors। तो आपको याद ये पता होना चाहिए कि एलईडी के अंदर आपके पास आरबीजी की बहुत सारी एलईडीज होती हैं, मतलब छोटी छोटी एलईडीज होती हैं बहुत सारी, जैसे उसमें पिक्सल्स होते हैं ना, उसमें एलईडीज होती हैं छोटी छोटी, मतलब लाइट्स होती हैं ये। एलईडी बेसिकली लाइट को बोलते हैं, सही है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है ना, ये छोटी छोटी सी लाइट्स होती हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड्स आपके पास, ये आपके पास रेड, कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, रेड बी आरबीजी बहुत सारे। अब इनके ऊपर आता है करंट, जब इनके ऊपर करंट थ्रो किया जाता है तो करंट थ्रो होने की वजह से इनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, कोई कम ब्राइट होता है, कोई ज्यादा ब्राइट होता है। इस वजह से ये पूरा आपके पास स्क्रीन पे एक इमेज बन के निकलती है। दिस टाइप ऑफ screen tends to be used for large outdoor displacements due to billions of colors produced। तो बहुत हैवी लेवल पे ये काम होता है और न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सर जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स उनमें जो भी हम ये यूज होता है? कर रहे हैं, हाँ, अब उस दोनों होता है, हम एलसीडी से यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके स्कूल्स में लगी हुई है वो एलसीडी से लगी हुई है। अब अगर आप न्यू मॉडल पे जाते हो तो वह एलईडी आती है। फिर इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद आप और अपग्रेड करोगे तो एलईडी में आपके पास एक आती है ऑर्गेनिक एलईडी, जिसको आप बोलते हैं ओलेड। आपने नाम सुना होगा ओलेड स्क्रीन। आपने देखा है वीवो की एड्स देखी, वीवो की, इन्फिनिक्स की, उसमें बोलते हैं ओलेड डिस्प्ले, बोलता है ना 4.5 जी। OLED डिस्प्ले। तो वो OLED डिस्प्ले इसी चीज के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि अब these companies are now transferring their display towards OLED। Now they have escaped LEDs, now they have escaped LCDs and LEDs, now they have moved on organic LEDs, जिसको हम बोलते हैं OLED। तो OLED स्क्रीन आपका देखोगे ना, आप टेक्नो देखोगे, वीवो की न्यू वेबसाइट अपना क्या कहते हैं न्यू एड्स देखोगे, या फिर आप इन्फिनिक्स के न्यू एड्स देखोगे, मतलब आज ही गूगल पे जाना और गूगल पे इनके न्यू मॉडल सर्च करना और इसके स्पेक्स देखना, तो आपको स्पेक्स में लाजमी OLED दिखेगा। पुराने मॉडल्स में बहुत ज्यादा पुराने मॉडल, अच्छा, सैमसंग S5 S6 LCD वेरिएंट्स, S7 S8 S9, ये आपके पास फिर आगे जाता रहता है एलईडी वेरिएंट्स। सैमसंग Z Fold OLED वेरिएंट, सैमसंग आई थिंक Note 22 अल्ट्रा OLED वेरिएंट, आईफोन X तक था, X आई थिंक X आपके पास LCD LED है, इसके बाद से एलईडी आना शुरू हो गया।
अभी एलईडी पे ही चल रहा है। ऑलेड ऑलेड का कुछ अलग सीन है। देखो ऑलेड का क्या है, ऑलेड की जो स्क्रीन होती है ना वो थोड़ी सी मूव हो सकती है, ऐसे कर्व में आती है। तो भाई ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का क्या है, ये बहुत ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है और वो अब यूज होने लग गई है। It uses organic material made up of carbon compounds to create semiconductors which are very very flexible. अच्छा, अब इसमें OLED में क्या होता है, OLED में जो आपकी स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन के अंदर कार्बन डाला जाता है, कार्बन कंपाउंड्स डाले जाते हैं। कार्बन का काम क्या होता है, कार्बन का काम ये होता है कि वो कोई मटेरियल को ना इजी टू बेंड कर देता है। तो आपने देखा होगा आजकल की जो स्क्रीन है बहुत ज्यादा, अगर आप मॉडर्न स्क्रीन में जाओ तो वो ऐसी होती है, कुछ इस तरह की कर्व स्क्रीन हो सकती है, कंप्यूटर्स की भी होती है ऐसी। और इसके अलावा आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन भी होती है ऐसी, ऐसी स्क्रीन देखी वो आपने? वाला कर। हाँ, वो जो कर्व हुई भी होती है ना स्क्रीन, वो सारी OLED यूज करती है। देखो कर्व आप एलईडी एलसीडी को नहीं कर सकते, यू कांट कर्व एन एलईडी और एलसीडी, टूट जाएगी वो। लेकिन OLED फ्लेक्सिबल होती है, वो बाकायदा पूरी कर्विंग आके उसी शेप में आती है। तो अगर आप न्यू, अब आजकल के जो आप लेने जाओगे ना पीसीस, जो आप लेने जाओगे तो वो आपको OLEDs मिलेंगे, OLEDs मिलेंगे। OLEDs में आपके पास ऑर्गेनिक एलईडीज लगी हुई होंगी, वो आपके पास इजी टू बाइंड होंगी। इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं आजकल, आजकल इस तरह के कंप्यूटर होते हैं। बाकी मतलब सादा कंप्यूटर होता है जो इजी टू बाइंड होता है, ठीक है। सर आप देखो ऊपर जाके सर तो मुझे सेमीकंडक्टर्स राइटिंग क्या करनी होते है। हैं? जी, ये लो हाईलाइट कर लो। जी, क्या पूछ रहे सर हैं? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का मतलब है कि भाई वो आपके पास आधे कंडक्टर्स हैं आधे इंसुलेटर्स हैं। मतलब एक होता है ना कि फुल कंडक्टर है, एक तो आपके पास है फुल कंडक्टर ऑफ, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी होता है जो आपके पास प्रॉपर, जैसे मेटल है ना, वो फुल प्रॉपर कंडक्टर है। मेटल में भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं, और एक होते हैं फुल कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है लेकिन आधी पास करता है अपने से, ठीक है। सर ये जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग के बारे में लिखा हुआ है, इनमें से हमें हाँ, कौन सा हिस्सा याद करना है जो एग्जाम में एक्चुअली मैं उसी पे लिखना आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करता है कार्बन कंपाउंड्स का। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फिल्म्स आर सैंडविच बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोड्स, वन इज मेटालिक कैथोड एंड अदर इज ग्लास कैथोड। अब देखो होता क्या है, ऐसे करके ना, ऐसे आपके पास डबल, आपके पास लेयर्स होती हैं। ये डबल लेयर्स के बीच में आपके पास, ये डबल लेयर्स होती हैं, ये आपके पास चार्ज, या मैं अगर एक लाइन की बात करूं, ऑर्गेनिक, ये आपके पास फॉर एग्जांपल समझो कार्बन कंपाउंड है, इसको आपके पास बाहर चार्ज इलेक्ट्रोड्स के साथ पास किया जाता है। मतलब चार्ज इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। ये केमिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ोगे आपको पता लगेगा। तो एक मेटेलिक होता है इसमें और दूसरा होता है ग्लास। इसके बीच में कार्बन कंपाउंड डाला जाता है। अच्छा, कार्बन कंपाउंड का काम क्या होगा बताओ? अब ये कार्बन कंपाउंड इनको बैंड कर देगा इजीली। तो अब ये देखो इजी टू बैंड हो जाएगा, ऐसा ही है। तो कार्बन कंपाउंड की वजह से पूरा आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, एक पूरा एक वन वन पैकेट होता है। ये पूरा वन पैकेट इजी टू बैंड होता है, और बहुत ज्यादा बैंड नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चूरा कर दिया, हल्का सा स्लाइड बैंड, ऐसे ऐसे शेप देता है वो। सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो कार्बन कंपाउंड यूज करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फिल्म्स, ऑर्गेनिक का मतलब ये कार्बन कंपाउंड्स की जो फिल्म्स है, मतलब इसके पैकेट्स हैं, वो सैंडविच होते हैं। सैंडविच का मतलब उसको बीच में रखा जाता है बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब आप समझ लो कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। एक को मेटालिक कैथोड रखते हैं, मतलब एक का मेटल देते हैं और दूसरे को ग्लास देते हैं। ग्लास क्यों देते हैं भाई? ग्लास इसलिए देते हैं ताकि हम हाथ लगाएं तो हमें करंट ना लगे, सही है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे गिव ऑफ लाइट। एक जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो इनमें से लाइट निकलती है, बस ये बताना चाहिए। भाई समझ लो, बस मैं ही बोलता हूँ कि रट्टा नहीं मारो, समझ लो दिमाग में। हाँ भाई OLED आ गया, इसके पहले एलईडी था, एलईडी में आपके पास थे एलईडी, आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए थे आरबीजी के। जब लाइट होती थी आज तो बहुत सारी ब्राइटनेस देते थे, वेरी करते थे। फिर आपके पास आया OLED। OLED में आपको पता है भाई अब इस दफा ऑर्गेनिक आ गया, तो इसका मतलब कार्बन कंपाउंड यूज हो गए। इस तरह आपको याद रखनी चाहिए, सही है। देखिए सबसे फ्रंट वाली जो लेयर है ये देखो ग्लास लेयर है, देख रहे हैं ग्लास लेयर। देखो बीच में यहाँ पे आपका आरबीजी के फिल्टर्स लगाए हुए हैं बीच में। अच्छा भाई, फिर आ जाते हैं बात एडवांटेज पे। Plastic organic layers of an OLED are thinner, lighter, and more flexible than the crystal structures used in LED और LCD। तो भाई ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक है तो लाइट वेटेड भी है, थिनर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, खूबसूरत भी है, ठीक है। OLEDs give a brighter light than LEDs, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू टेक्नोलॉजी है। तो OLED जो है आपके पास कार्बन कंपाउंड्स को ऐड करने की वजह से वो एक और ज्यादा बेटर बेटर वर्जन देता है। अच्छा, OLED रिक्वायर्स नो बैकलाइटिंग। ये क्या चीज है? व्हाट इज बैकलाइटिंग? जी भाई, पता है किसी को बैकलाइटिंग किसको बोलते हैं? जब भी हम रूम में खड़े होते हैं
तो आपने देखा है रूम में टीचर जब भी प्रोजेक्टर ऑन करता है पढ़ाने के लिए, तो प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए वो एक अ, ऊपर से एक रोलर को भी ऑन करते हैं। रोलर, एक रोलर होता है जिसमें से आप एक कपड़ा निकलता है नीचे व्हाइट कलर का, देखा है ना आपने, स्कूल्स में होता है। जी जी। जी सर। तो वो एक कपड़ा हाँ जो मैथ निकलता है में। वो, हाँ वो जो बेसिकली वो जो कपड़ा आता है ना नीचे, वो किस लिए आता है बताओ? ओके यस यस सर। हाँ वो देखा इसलिए था। सर होती है वो ताकि, प्लेन दिखाने के लिए। हाँ ताकि वो प्रोजेक्टर ताकि वो से जितनी भी, रिफ्लेक्ट है। हाँ प्रोजेक्टर से जितनी भी आपके पास लाइट यहाँ से बाहर आ रही है, वो जब प्रोजेक्टर यहाँ पे थ्रो कर रहा हो तो वो उसके पीछे कोई रिफ्लेक्शन ना आए। तो ये बेसिकली एज अ बैक लाइटिंग एक्ट कर रहा है। समझ आई बात? बैक लाइटिंग का मतलब ये है कि ये आपके पास जो बैकग्राउंड की जो लाइट्स है ना, इस रूम में जितनी भी लाइट्स हैं, वो लाइट्स की रिफ्लेक्शन नहीं देगा। लाइट रिफ्लेक्शन ये नहीं देगा, लाइट की रिफ्लेक्शन ये शो नहीं करेगा। सही है। तो इसको ये ऐसा क्या यूज हो रहा है, बैकलाइटिंग। तो भाई ओलेड की स्क्रीन को कोई बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं होती, वेयर एज सुनना आगे, एलसीडी और एलईडी को बैकलाइटिंग की जरूरत होती है। ये देखो सादी स्क्रीन डाली है पीछे बैकलाइटिंग के लिए, ठीक है ना। लाइट इमिटिंग डायोड में भी बैकलाइटिंग जरूरी होती है, मतलब एक सादा कपड़ा डालते हैं। तो आप कभी भी अपना टीवी जब रिपेयर कराने जाओ ना, कंप्यूटर की एलसीडी रिपेयर कराने जाओ, टीवी, तो आप जब ओपन होगी ना तो उसमें देखना पीछे एक कपड़ा डला हुआ होगा। कभी कभार वो ग्रीन की टीवी में वो ग्रीन कलर का होता है, और अगर आप दूसरी जगह पे देखोगे तो वो आपके पास ग्रे कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। तो वो ऐसा बैक लाइटिंग प्रोड्यूस, एक एक आपके पास एक बेस बना देता है ताकि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो अंदर की। समझ आई? ये काम जी करता है सर। ये। जी भाई, किसी का कोई सवाल यहाँ पे? सर यानी कि टीवी के ऊपर अगर लाइट लगे तो वो टीवी से रिफ्लेक्ट ना हो, ये टीवी से मतलब है? रिफ्लेक्ट ना हो, हाँ। बाहर की जो लाइट है ना वो अंदर हमें शो ना हो, और इसके अंदर की भी जितनी लाइट है ना वो भी रिफ्लेक्ट होकर हमें हमें शो ना हो, मतलब अंदर की जो लाइट है वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट ना हो। हर लाइट का सर अपने अपना आरबीजी रूट क्या हो। होता है? जी। आरबीजी जो अभी आप बोल रहे थे वो क्या होता है? आरबीजी का मतलब क्या होता है भाई, बताएं? आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लू, और जी का मतलब क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, तो ये आरबीजी कलर्स मतलब तीन कलर्स होते हैं ना बेसिकली, तीन कलर्स के थ्रू मल्टीपल कलर्स बनते हैं ना ये। ठीक हो गया भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। दे आर essentially प्लास्टिक, they can be made into large sheets, this means they could be used for large advertising boards। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो जो कराची में रहते हैं भादराबाद पे देखिएगा एक मेडिकेम का बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर ऑलरेडी स्क्रीन लगी है। जब भी व्हेन यू पास बाय भादराबाद, तो आप देखिएगा एक मेडिकेम का बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ पे? जो मेन चौरंगी है ना हमारी मेडिकेम चौरंगी, वो नहीं, उसके बाद वाली जो चौरंगी आती है जिसको हम, जिसके कोने पे सॉफ्ट स्वेल बना हुआ है। तो सॉफ्ट स्वेल एक तरफ बना हुआ है, और आई थिंक एक तरफ क्या बना हुआ है, हॉबनॉब बना हुआ है, और एक तरफ यहाँ पे होटल भी है, कैफे भादराबाद वाला। यार देखा है किसी ने ये जगह? किसी ने नहीं देखी? सर शायद देखी भी तो है। देखी भी है ना, हाँ। तो वो आपके पास जो शरफाबाद वाली जो चौरंगी है ना ये वाली, यहाँ पे ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर मेडिकेम मेडिकेम का स्क्रीन लगी हुई है फॉर एडवर्टाइजिंग, और उसमें ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है। मतलब वो इतनी अच्छी लगती है दूर से, बाकायदा एक इस तरह राउंड बिल्डिंग है, और उस राउंड बिल्डिंग के ऊपर ऐसा राउंड स्क्रीन है। तो जरा आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा भाई OLED टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मतलब OLED टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप घर पे OLED टेक्नोलॉजी को, महंगी तो है OLED टेक्नोलॉजी, कम अज कम भी अगर आपके पास एक एलईडी की कॉस्टिंग 1 लाख है ना, या अगर मैं बात करता हूँ एक एलईडी की कॉस्टिंग 80,000 है, तो OLED की कॉस्टिंग कम अज कम भी 160 प्लस होगी, 160,000, 140,000, इस तरह के रेट्स होंगे, क्योंकि OLED महंगी है। ठीक है ना, OLED इज अ एक्सपेंसिव वन। सर। जी। सर आज डाटा स्टोरेज तो नहीं शुरू करेंगे ना? नहीं नहीं, बाकी चीजें भी तो हैं इसमें। इसके बाद फिर आपके पास आता है, क्योंकि पास पेपर्स की भी तरफ भी जाना है, अच्छा फिर आपके पास आता है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ये आपके पास, अच्छा ये जो पूरा पार्ट है ना ये आपके पास आगे भी आएगा, मतलब ये आपके पास एक और चैप्टर में भी आएगा, लेकिन हम इसमें भी देखेंगे। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन में आपको भाई मैं सिंपल से समझाऊं क्या होता है इसमें। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का मतलब आपके पास ये है कि जितने भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स के सवाल है ना वो आपको यहाँ पे पूछ सकता है, मतलब सेंसर्स और एक्चुएटर्स को मिला के। हमने पढ़ा ना सेंसर, अच्छा मुझे बताओ भाई सेंसर की डेफिनेशन जल्दी से बता दो। सेंसर रिकैप कर रहे हैं, सेंसर क्या होता है? ऐसी सर डिवाइस। डिवाइस हाँ एनालॉग डाटा को रिकॉर्ड कर। ठीक है, बेहतरीन। एनालॉग डेटा को रिकॉर्ड करके माइक्रो प्रोसेसर को पास कर देता है, ऐसे ही। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो आपके पास फिजिकल डेटा या एनालॉग डेटा को रिकॉर्ड करे और माइक्रो प्रोसेसर को आगे पास कर दे। अच्छा एक्चुएटर क्या होता है? व्हाट इज एन एक्चुएटर? जी भाई,
बेटा सर चुप नहीं जो बैठे, जवाब चाहिए। जो जी। डिजिटल तो डेटा जो को इम्प्लीमेंट करता है। डिजिटल डेटा इलेक्ट्रिकल को, डाटा को फिजिकल डाटा में कन्वर्ट करता है। हाँ इलेक्ट्रिकल डेटा को, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल डेटा है ना, मतलब आपका जो करंट वाला डेटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, उसको फिजिकल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करता है। भाई क्या हो गया, भूल गए? फिजिकल मूवमेंट्स मतलब आप ये समझ लो कि वायर्स आ रहे हैं, वायर्स आके एसी में आ जा रहे हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर एक्चुएटर लगा हुआ है ना, तभी तो चला रहे हैं। इसी तरह वायर्स आके एक फैन चला रहे हैं, ठीक है, तो फैन में क्या लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है ना, तो एक्चुएटर हुआ ना। इसी तरह वायर्स आके एक प्रोजेक्टर चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। करंट जो है आपके पास किस में बन रहा है, करंट आपके पास फिजिकल डेटा पे बन रहा है। यहाँ पे फिजिकल डेटा कौन सा होगा बताओ, फिजिकल डेटा क्या होगा प्रोजेक्टर में? मूवमेंट होगी सर। नहीं ना, लाइट होगी ना, बाहर क्या निकल रहा है, बाहर तो लाइट निकल रही है ना, अंदर तो हाँ मूवमेंट होगी, बाहर तो लाइट निकल रही है ना। ठीक हो सर गया। ये एक्चुएटर की छोटी फॉर्म्स भी होती हैं? एक्चुएटर की फॉर्म्स होती हैं, बिल्कुल। एक्चुएटर खुद एक मोटर है। देखो एक्चुएटर खुद क्या है, एक्चुएटर खुद एक, हमने पढ़ा तो था। एक्चुएटर एक्चुएटर एक्चुएटर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। एक्चुएटर खुद एक या तो मोटर होगी, या रिले होगा, या सेल्फ सॉलिनॉइड होगा, हमने पढ़ाई थी ना लास्ट क्लास में। रिले का मतलब हमने डिस्कस किया था, एक सर्किट होता है जिसमें मैग्नेट से रिले कनेक्ट हो जाती है, दूसरा सर्किट ऑन हो जाता है। सॉलिनॉइड हमने पढ़ा था, इस तरह का एक कॉइल होता है, ये कॉइल आपके पास कनेक्ट हुआ होता है, इसके अंदर से एक मैग्नेट को पास बाय किया जाता है और वो आगे पीछे मूव होता है। फिर आपकी क्या आती है, मोटर। मोटर हमने बात करी थी एक डीसी मोटर की, सिंपल मोटर की बात करी थी, जिसको आप करंट दो तो वो क्या होती है, रोटेट होती है। जैसे ये आजकल की जो बड़ी बड़ी मोटर्स है ना, ये इसी की तो एग्जांपल है, ये पूरा एक्चुएटर है। आप समझ लो ये पूरी एक एक्चुएटर है। ये पानी की मोटर्स वगैरह क्यों इस्तेमाल होती है, इसी इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है ना। आजकल पानी की मोटर्स जो है वो सारी शॉर्ट शॉर्ट जो मोटर्स हैं उन्हीं के मॉडल पे तो काम कर रही हैं। इसमें आप सोच भी नहीं सकते कितना मैग्नेट है। ये जो मोटर आपको देख देख रहे हो ना, ये इस मोटर के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई है, इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं, बेतहाशा मैग्नेटिक स्ट्रिप है। मतलब अगर आप अपने फैन को कभी ऑन करते हैं, कभी आप फैन को, अगर आपने किसी को, अगर कोई पंखा बनाने के लिए गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि पंखे के अंदर आपके पास इस तरह से ऐसा ऐसे मूव हुआ हुआ था मैग्नेट। मतलब इतने मैग्नेटिक वाइंडिंग्स होती है, इतने मैग्नेटिक वाइंडिंग, मतलब बहुत सारी, मैं भी यहाँ बना भी नहीं सकता। मतलब इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आप देखोगे, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो करता है, बहुत ज्यादा। फिर आगे मूव करते हैं हम, और मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के अंदर ही मुझे कुछ समझाना है, वो मैं समझाऊं पहले। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के सवाल किस तरह आएंगे वो देखते हैं। तो इसको ना हम एक एम्प्टी पेज पे बना के समझते हैं, ये इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या पूछ सकता है आपसे। सर कंप्यूटर साइंस में डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस आते हैं? डिफरेंशिएट के, हाँ बिल्कुल आते हैं, कंपैरिजन वगैरह के। देखें भाई, इधर सारा समझिएगा, सारा गेम के मॉनिटरिंग एप्लीकेशन वगैरह का, जितने भी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है ना, उसमें मतलब ये है कि आपके पास वो रिलेशन पूछता है सेंसर का, एक्चुएटर का, डिवाइस का। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता है क्या समझाता हूँ, जो लास्ट वाले बच्चे थे, मैंने बड़ी अच्छी एक टेक्निक अप्लाई किया, बहुत अच्छी एक मैंने टेक्निक यूज करी मैंने। अच्छा, उससे आपके लॉन्ग आंसर से शॉर्ट आंसर दोनों हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ सेंसर्स और एक्चुएटर्स की जरा समझना। हम इसको नाम दे देते हैं मॉनिटरिंग, फिर हम वो चीज पढ़ेंगे भी ना, तो हमें समझ में आ जाएगी और क्लियरली। अब देखना जरा आपके पास 5 मार्क का, 6 मार्क का, 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन हो, उसके जो सिनेरियोज है ना, उसमें बहुत चीजें सेम रहेंगी आंसर में और कुछ चीजें चेंज होंगी। अब जरा देखना इसमें आपने सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सवाल की, और हम कहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है, या चलो हम डायरेक्ट पहले एक बना के देखते हैं। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप पूरा प्रोसेस बताएं, हाउ आर फिंगरप्रिंट सेंसर्स, या हाउ आर फिंगरप्रिंट डोर्स अनलॉक्ड। पूरा प्रोसेसर बता, पूरा इसमें प्रोसेस बताना है, सही है कि फिंगरप्रिंट के जो डोर्स है वो किस तरह अनलॉक होते हैं, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। तो उसमें यही सब है ना, सेंसर, एक्चुएटर, यही सब है ना। तो उसमें पूरा एक के बाद एक मेथड बताना है। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा, आप इजी हो जाएगा आपको कोई भी आंसर देना, जरा समझना समझना।
देखो पहला स्टेज आपके पास तो वो होगा ना, जो आपके पास जो सेंसर होगा यहाँ पर, पहला स्टेज क्या होगा, वो सेंसर का होगा। ये जो पहला स्टेज है सेंसर का, सही है, डायग्राम सही से बन जाए। ये आपके पास यहाँ पर लेकिन है सर वो सेंसर। फिंगरप्रिंट के शेप का नहीं होगा? फिंगरप्रिंट का शेप नहीं, नहीं शेप वगैरह तो कोई इसमें हमें डायग्राम बनानी नहीं है। डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने शॉर्ट आंसर समझ सकें, इसलिए बना रहे हैं। और वो फिंगरप्रिंट पे अंदर हम उसी टाइप का लिखेंगे ना, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले तो सेंसर का काम है। सेंसर का काम क्या है भाई? सेंसर का काम ये है कि वो क्या करता है भाई, रिकॉर्ड करेगा फिजिकल डेटा। फिंगरप्रिंट ऐसे डेटा को, हमारे ठीक है, फिंगरप्रिंट डेटा को। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैंने फिजिकल डेटा लिखा है, मतलब उसमें कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी सवाल, कोई भी आपके पास सिनेरियो होगा ना। तो यहाँ पे सेंसर क्या करेगा भाई, सबसे पहले समझिएगा कि सेंसर जो है ना फिंगरप्रिंट डेटा को, अच्छा मैं इसको अलग से भी लिखवाऊंगा, बेफिक्र रहे। सेंसर जो है फिंगरप्रिंट के डेटा को हमारा रिकॉर्ड करेगा, मतलब यूजर थंब जो है वहां पे टच करेगा, या तो फिंगरप्रिंट या तो अपनी कोई भी फिंगर या थंब टच करेगा, और सेंसर जो है वो यूनिक पैटर्न रिकॉर्ड कर लेगा। कर लिया भाई रिकॉर्ड? रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, अगला स्टेज बताओ क्या करना चाहिए उसको। सर एडीसी लगा होगा सर, एडीसी में सेंड कर। बिल्कुल। ये जो है इसके पास अभी आपके पास एनालॉग डेटा है, ये अपना एनालॉग डेटा जो इसने रिकॉर्ड किया है, एनालॉग डेटा का जो पैटर्न है जो इसने अभी रिकॉर्ड किया है, वो ये भेजेगा एडीसी को। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी का काम क्या है भाई बताएं, एडीसी क्या सर करता है? फिजिकल फिजिकल डेटा को एनालॉग डिजिटल डेटा डेटा में। को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एनालॉग डेटा को, जितना भी आपके पास इन्वायरमेंटल डेटा है, उसको फिजिकल डेटा को आप जो है ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जो मेरे पास डेटा निकलेगा वो आपके पास कंप्यूटराइज डेटा निकलेगा, मतलब 1001 इस तरह की वैल्यूज निकलेंगी। अच्छा वो वैल्यूज कौन फ्रेंडली है उन वैल्यूज के लिए? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया माइक्रो प्रोसेसर का काम। प्रोसेसर भी लिख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर भी लिख सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ से डिजिटल डेटा हुआ रिसीव। अब जरा सबका ध्यान मुझे चाहिए इधर। माइक्रो प्रोसेसर का काम ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है कि माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा, कंपेयर्स द वैल्यूज, ये कंपेयर करेगा, कंपेयर्स द वैल्यूज विथ प्री सेव्ड वैल्यूज, मतलब पहले से जो वैल्यूज उसके पास सेव हुई हुई है ना, उससे ये कंपेयर करेगा। वापस समझाता हूँ, देखो जो भी डिजिटल डेटा मिलेगा ना उसको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा पुरानी जो आपके पास ऑलरेडी प्री सेव्ड वैल्यूज है। मतलब देखो फिंगरप्रिंट के सेंसर सेव्ड है ना, मतलब इधर देखो कुछ फिंगरप्रिंट के आपके पास पैटर्न सेव हुए हैं ना ऑलरेडी। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बना के दिखा दूं आपको, एक थंब बना लेते हैं, चलो एक डेटा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने अपने राइट थंब का बायोमेट वो रख लग गया, पासवर्ड रख लिया, सही है। राइट थंबप्रिंट मैंने अपने आईपैड में एक वो रख दिया, फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया राइट थंबप्रिंट का। ये मेरा राइट थंबप्रिंट है फॉर एग्जांपल, सही है, राइट थंब है। तो राइट थंबप्रिंट की वैल्यूज ऑलरेडी सेव है ना मेरे उसमें, ये बताओ प्री सेव्ड है ना। यस मतलब मैंने ऑलरेडी इसको दे दी है ना पहले से वैल्यू सेव, उसने पूरा हाथ चेक कर लिया है पूरा। आपने देखा है ना प्रॉपर, वो बोलता है कि एजेस लगाओ, पूरी फिंगर पूरी इसने जो है ना पूरा थंब की वैल्यूज ली हुई। अब जब न्यू थंब लगेगा तो वो क्या करेगा बताओ, प्री सेव्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा ना कि भाई वो न्यू थंब की जो डिजिटल डेटा है वो प्री सेव्ड डिजिटल डेटा से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर तो मैच हो रहा है, अब यहां पर निकलती है दो पॉसिबिलिटीज। तो अगर तो आपके पास मैच हो रहा है, सही है ना, फॉर एग्जांपल यहां से हमने इसको बोल दिया कि अगर तो मैच हो रहा है, यस मैच। अच्छा इसके बाद ये किस क्या करेगा, ये जो है आपके पास इफ मैचेस, तो ये क्या करता है, ये सेंड सिग्नल, किसको सिग्नल भेजता है भाई फिर? एक्चुएटर। एक्चुएटर को। बेहतरीन, सेंड सिग्नल टू एक्चुएटर। तो भाई ये एक्चुएटर बेटा, बाकी सब जो है ना जो चुप बैठ के सिर्फ ये ड्रामा देखते हैं ना, जवाब चाहिए आप लोगों से, सबसे जवाब चाहिए। तो अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो जी गए सर। तो इसका मतलब है कि एक्चुएटर को सिग्नल देगा, अब चलो भाई टर्न ऑन, मशीन टर्न ऑन हो जाएगी। तो ये एक्चुएटर को सिग्नल देता है कि भाई जो भी अब जो भी काम करवाना है, एक्चुएटर को यहाँ पे क्या सिग्नल बोलेगा कि अनलॉक कर दो, सही है ना। तो ये अनलॉक कर देगा, ये मूव हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये टर्न ऑन हो जाएगा या टर्न ऑफ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। टर्न ऑन ही होगा वैसे तो। अच्छा दूसरी तरफ इफ नॉट, सही है ना, तो भी सिग्नल दे देगा, सही है ना। अगर वो नहीं मिल रहा, इफ नॉट, तो फिर वो क्या दे देगा, फिर वो आपके पास एक्चुएटर की जगह वो एरर सिग्नल दे देगा, एरर सिग्नल जनरेटेड, या फिर बोलेगा ट्राई अगेन वाला सिग्नल जनरेटेड, ऐसा ही है। तो इफ नॉट को मैं
एरो की जगह एक जगह लिख देता हूँ। ठीक हो गया भाई? सर माइक्रो प्रोसेसर के साथ दो वायर्स नहीं लगी होंगी, एक एक्चुएटर को जो जा रही होगी कि एक्चुएटर जो है इसको वापस इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को दे, तो वो आगे जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। डिस्प्ले फिर वो पे रिटर्न, फिर वो एक्चुएटर बेसिकली ये कर रहा होता है कि वो रिटर्न सिग्नल जाते हैं, लेकिन हमें रिटर्न सिग्नल अपने आंसर में नहीं बताना। मतलब हमारे इतने लिमिटेड है वो लेवल्स में यार। हाँ, हमारा बस इसमें हमें हमारे आंसर में ही जगह ही नहीं होगी आगे लिखने की। ठीक है, तो भाई ये सारा गेम है आपका, ये सब चीजें आपको बतानी है अपने आंसर में। सही है, तो आप ये डायग्राम देखो। अब हम इसको एक प्रॉपर आंसर में शेप करते हैं। मतलब अभी जो हमने पूरा पढ़ा ना, ये हमने फिंगरप्रिंट का सिनेरियो देखा। सही है, अब हम इसको एक आंसर में शेप करते हैं। देखो डायग्राम मैंने क्यों समझाई है, ताकि आप याद रखो। अच्छा, इसमें देखो वो चीजें सेम कौन सी होंगी, बताओ सेम चीजें कौन सी होंगी? एडीसी सेम सर ये होगा, माइक्रो प्रोसेसर सेम होगा। इसके बाद डिपेंड करता है एक्चुएटर को क्या काम देना है, और सेंसर ऊपर से क्या डेटा सेंस कर रहा है। सही है, तो जो सवाल सर में ये भी तो सेम होगा, कंपेयर द वैल्यूज विद प्री हाँ, सेव्ड वही वही वैल्यू। माइक्रो प्रोसेसर सेम होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम होगा ना माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल ऐसा ही। कभी कभार कंपेयर होता है और कभी कभार कुछ सिनेरियोज में कुछ कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो हम सवाल करेंगे ना तो आपको दिखाता रहूंगा।